Okay, friends, once again, very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your relative, and your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed a very important topic of this chapter, and that is the Kirchhoff's first and Kirchhoff's second law. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. मेरा नोट्स का काम कुछ बाकी था, तो वो मैंने कल आपको नोट्स सेंड किया. इसके वजह से ही मैंने एग्जाम नहीं लिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि एग्जाम में मैं कौन से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आपको क्या प्रिपेयर करना है और कब एग्जाम है, वो सब मैं लास्ट में आपको बता दूंगा. तो अभी मैंने पूरा चैप्टर का नोट्स आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप में. आपको मैंने कुछ एमसीक्यू, दो टाइप के, टेक्सचुअल बेस्ड एमसीक्यू है और कुछ सेल्फ लर्निंग एमसीक्यू मैंने भेजे हुए हैं. बेसिकली फ्रॉम दिस चैप्टर ऑलमोस्ट 10 मार्क्स, बोर्ड के एग्जाम का 10 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर में से होता है. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो मैंने उसके एमसीक्यू के लिए भी आपको नोट्स भेजा हुआ है. सो लास्ट में हम एमसीक्यू का भी डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो व्हाट वी हैड लर्नड इन द लास्ट लेक्चर. तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ डिस्कस किया था. तो एक बार उसका जो फंडामेंटल है वो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज नाउ एंड ऑनवर्ड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. अब जो पूरा चैप्टर है वो किर्चॉफ्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है. So the very first thing, Kirchhoff's first law. This law is also known as a junction rule. It is also considered to be a junction law or junction rule. Anybody? कोई बताएगा मुझे स्टेटमेंट क्या है? Anybody from your side? कोई बताएगा what was the statement for the first law? बहुत ही सिंपल था. कोई बताएगा मुझे? Sum of Conservation of charge. sum of current entering to junction is equal to sum of current leaving from junction. Or vice versa, we can also say that the algebraic sum of current entering to junction is always 0. So that is the statement of the first law. उसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि कोई भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर हो रहा है, सपोज के I1 and I2 आर एंटरिंग and assume that the I3 and I4 are leaving. तो जितना करंट एंटर होगा उतना ही लीव करेगा. मतलब I1 plus I2 must be equals to I3 plus I4. Entering current is equals to leaving current. So this is actually based on which conservation law? It is based on, कोई बताएगा? It is based on the conservation of, Charge. it is based on the conservation of charge.
ये चार्ज कंजर्वेशन के बेस पे डिपेंडेंट है. सो दैट वाज द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. एंड किर्चॉफ सेकंड लॉ किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट वाज द स्टेटमेंट फॉर द किर्चॉफ सेकंड लॉ? कोई बताएगा? सर वो लूप वाला. हाँ, किर्चॉफ सेकंड लॉ वाज बेस्ड ऑन द लूप. सर द voltage of current flowing in a loop is 0, ऐसा कुछ. हाँ, तो द किर्चॉफ सेकंड लॉ दैट इज आल्सो नोन एज अ लूप रूल. तो उसमें ऐसा था कि द एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? पता है फ्रेंड आपको? सर वो डायरेक्शन के साथ माइनस हाँ, कर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ जो हम करते हैं उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं. तो जो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड सेकंड किसी को पता है द सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? कोई बताएगा? conservation of energy. चलो कोई बताएगा मुझे किर्चॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? it is based on the conservation of energy because जो सेकंड लॉ है वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड फ्रेंड पोटेंशियल आफ्टर ऑल क्या है? पता है किसी को? पोटेंशियल वो आफ्टर ऑल क्या है? कैपेसिटी ऑफ मतलब एबिलिटी टू पोटेंशियल का मतलब ऐसा हुआ, एनर्जी. पोटेंशियल का मतलब ऐसा हुआ उसका जो यूनिट है वो यूनिट जो है पोटेंशियल का वो वोल्ट है. एंड वोल्ट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जूल पर कूलम. सो जूल पर कूलम का मतलब क्या हुआ? जूल पर कूलम का मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर चार्ज. तो आफ्टर ऑल जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी पर चार्ज मतलब पोटेंशियल के लिए है. तो वो जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लिंक्ड है. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल द पोटेंशियल for a closed loop is always 0. या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि sum of the product of I and R is equals to the sum of the EMF inside the closed loop. कोई भी closed loop है तो इक्वल्स टू के एक साइड IR वाले टर्म्स का समेशन होगा, इक्वल्स टू के दूसरे साइड EMF वाले टर्म्स का समेशन होगा. तो दैट इज द अल्टरनेट statement for the Kirchhoff second law, and this is based on conservation of energy. अब क्वेश्चन इज दैट कि सर हमने ये किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड किर्चॉफ सेकंड लॉ क्यों हमने ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नॉर्मल सीरीज एंड नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना उसको हम एनालाइज कर सकते हैं. एनालिसिस करना इसका मतलब है नेटवर्क का एनालिसिस करना. उसका मतलब ऐसा होता है कि नेटवर्क के अलग अलग ब्रांचेस में से करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना. दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क. तो टू एनालाइज एनी नेटवर्क, if the network is very simple, that is only series or parallel combination, so Ohm's law is sufficient enough to analyze the network. But for the complex network, that is a mixed combination of the series and parallel combination,
Ohm's law will not be sufficient enough. So for that Kirchhoff's law should be introduced. तो Kirchhoff's फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के द्वारा हम नेटवर्क के अलग अलग ब्रांचेस के करंट फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. आज का लेक्चर जो है दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. तो अब जो किर्चॉफ सेकंड लॉ है उसको याद रखने का एक साइन कन्वेंशनल है. तो ये मैंने खुद बनाया है. तो अब whenever you want to apply the Kirchhoff second law, तो आपको मैं जो बता रहा हूं वो साइन कन्वेंशन आपको अप्लाई करना है. तो आपको जब भी कोई नेटवर्क दिखे उसके क्लोज लूप दिखे आपको, तो आपको इक्वल्स टू के एक साइड IR वाले टर्म्स लिखना है और इक्वल्स टू के दूसरे साइड EMF वाले टर्म्स लिखने हैं. इक्वल्स टू के एक साइड IR दूसरे साइड EMF. बट IR का साइन कन्वेंशनल क्या है कि इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन IR शुड बी टेकन नेगेटिव. IR को जो साइन है वो आपको नेगेटिव लेना है. और अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो IR को आपको उसका जो साइन है वो पॉजिटिव लेना है. दैट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द IR इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. ये IR जो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में लिख रहे हो उसका साइन कन्वेंशनल ये रहा. अब ये जो EMF है उसका साइन कन्वेंशनल क्या है? अगर पॉजिटिव पोल पहले आता है, पॉजिटिव पोल घूमते घूमते अगर पॉजिटिव पोल कम्स फर्स्ट, तो आपको इक्वल्स टू के राइट साइड, अगर आप इक्वल्स टू के राइट साइड EMF को लिखते हो तो आपको EMF को पॉजिटिव लेना है. मतलब पॉजिटिव पोल पहले आए तो पॉजिटिव, एंड अगर नेगेटिव पोल पहले आता है, अगर नेगेटिव पोल कम्स फर्स्ट, तो आपको EMF का साइन नेगेटिव लेना है. तो ये किर्चॉफ फर्स्ट एंड किर्चॉफ सेकंड लॉ के अप्लाई करने का साइन कन्वेंशनल है. अभी मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा तो मतलब पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन 4 मार्कर न्यूमेरिकल व्हिच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन. लास्ट बोर्ड के एग्जाम में, गुजरात बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स में, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, ये अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको किर्चॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना होता है, किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द किर्चॉफ्स लॉ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, नॉट ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो टू क्लियर आउट योर ऑल ऑफ योर डाउट. तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है अभी जो मैं लेने वाला हूँ वो. ओके okay, where is it? न्यूमेरिकल कहाँ पे चला गया? Okay. Okay. Look at the question number 5. Okay. Illustration number 1 to 4 we had discussed. हमने डिस्कस किया है. अब जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है वो आपके मोबाइल में, क्या आपके मोबाइल में ये क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So a network of the resistance is connected to a 16-volt battery with the internal resistance of the 1 ohm. तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और कंप्यूट द नंबर 1 कंप्यूट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ये नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरा ऑब्टेन द करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर्स में से करंट को आपको फाइंड करना है। ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल बिटवीन द ए बी पॉइंट, बी सी पॉइंट एंड सी डी पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो तो विदाउट किर्चॉफ्स लॉ सॉल्व हो पाएगा, बट हम उसको सॉल्व करते हैं। चलो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 2 आपको हर एक रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना है। एंड नंबर 3 ए बी बी सी एंड सी डी ब्रांच के आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करें। चलो ये नेटवर्क आपके सामने है। ओके, तो सबसे पहले मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये नेटवर्क आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मुझे ये 2 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट डी। तो मुझे ये बताओ कि ये 4 एंड 4 जो है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? पैरेलल। ये 4 एंड 4 जो है वो पैरेलल में है। तो उसका इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इफ 2 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका इफेक्टिव क्या हो जाएगा? अरे बता भी दो। तो हाँ, तो 4 एंड 4 का इफेक्टिव हो जाएगा 2 ओहम। If n number of equal resistors are connected in parallel, then the effective resistance reduced to n times. यहाँ पे 2 है तो reduce to 2 times, तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। चलो A एंड B के बीच में 2 आ गया। अब B एंड C के बीच में तो वैसे भी 1 ओहम ही है, एंड C एंड D के बीच में what will be the effective resistance between the C and D? तो वहां पे 12 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 12 एंड 6 का पैरेलल क्या होता है फ्रेंड्स? हाँ, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो ये 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 मतलब 18 होगा। तो ये 18 होगा। तो 6 3 जा 18 एंड 3 4 जा 12, तो मतलब ये 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ओम होगा और उसके साथ जो है वो बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। सिक्सटीन वोल्ट का बैटरी उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है 1 ओम। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो चलो मुझे बताओ कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए एंड डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है बोलो? देखो दिख ही रहा है आपको, कितना है बोलो? 2 ohm, 1 ohm and 4 ohm are connected in series. तो फाइनली इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बिकम्स 7 ओहम। चलो अब एक काम करते हैं, करंट फ्रॉम द बैटरी। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि अगर एक ही बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो आपको शायद पता होगा कि उसके लिए हम करंट का फॉर्मूला क्या लिखते थे? EMF अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो दैट वाज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमको पता है। तो मुझे ये बताओ कि करंट, ये जो सर्किट में बैटरी में से जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना होगा? तो EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस,
तो यहाँ पे ईएमएफ जो है वो 16 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम है, इंटरनल 1 ओम है। तो ये जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो कितना होगा फ्रेंड्स, 16 डिवाइड बाई 8 मतलब 2 ओम हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा जूही, जूही पटेल, यस सर। यू वांट टू टेल एनीथिंग, कुछ बताना चाहते हो? नो सर, नहीं सर। ओके, सो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, वो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब मुझे करंट फ्रॉम द बैटरी मिल गया, बैटरी में से कितना करंट बाहर निकलता है, तो वो मिल गया मुझे 2 एम्पियर। द करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो फ्रेंड्स अभी मुझे हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड द करंट फ्रॉम एवरी ब्रांचेस। तो यहाँ पे 16 वोल्ट के बैटरी में से 2 एम्पियर करंट बाहर निकला। अब वो डिवाइड होगा, वो जंक्शन ए के पास जाके डिवाइड होगा। तो चलो ये ऊपर का 4 है, नीचे का जो 4 रेजिस्टेंस है उसमें कितना कितना करंट पास होगा। जंक्शन ए तक तो 2 एम्पियर करंट वहां पे पहुंचेगा। अब ऊपर के ब्रांच एंड नीचे के ब्रांच में कितने कितने करंट पास हो गए? 1 एम एग्जैक्टली 1 पास हो गए। क्यों? बिकॉज बोथ द रेजिस्टर्स आर इक्वल 4 ओम, so because of that the current from them will also be the same। मतलब 2 एम्पियर एंटर हो रहा है, 2 एम्पियर एंटर हो रहा है और उसमें दो रेजिस्टेंस में वो डिवाइड हो रहा है, बट दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली डिवाइड करते तो कितना कितना हो जाएगा? अरे कुछ तो बोलो। 1 वन। 1 तो ये दोनों ब्रांच में करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। वापस से यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट बी पे? 2 2। तो 1 ओम जो है उसमें से 2 एम्पियर पास होगा। चलो वापस से यहाँ तक, वापस से उसमें डिवाइड होगा। अब कितना कितना डिवाइड होगा सोचो। ये 12 ओम है और नीचे 6 ओम है, तो उसमें कितना कितना करंट पास होगा? 1.5 पॉइंट क्या 5 कितना पास होगा? 1.5 अच्छा 0.5 एंड 1.5 रॉन्ग आंसर। अच्छा अब बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लेट द करंट फ्रॉम द 12 ओम बी द I3। इसको मैंने I1 बोला हुआ है, इसको I2 बोला हुआ है, इसको मैं I3 बोल रहा हूँ, इसको मैं I4 बोल रहा हूँ। तो करंट फ्रॉम द 12 ohm resistance is I3 and the current from the 6 ohm resistance is assumed to be I4. So now 12 ohm and 6 ohm are connected in a parallel। ये दोनों पैरेलल में है, तो मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में ऑलवेज पोटेंशियल सेम होता है फ्रेंड्स। ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि I1R1 पोटेंशियल सेम होना माने I1R1 इज इक्वल टू I2R2। यहाँ पे I1 नहीं है, I3 है, I2 नहीं है, I4 है। तो फ्रेंड्स I3 इंटू 12 ओम is equals to I4 into 6 ohm। So finally we come to know that the I4, that is current from the 6 ohm resistance, will be double than the current from the 12 ohm resistance। And one more thing, मुझे ये बताओ कि ये I3 plus I4 combined होके कितना होगा? ये I3 plus I4 combined होके कितना होगा? फ्रेंड्स यहाँ पे 3I3 अरे 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, उसमें से डिवीजन हो रहे हैं। 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, उसमें से ही डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो I3 plus I4 क्या होना चाहिए? 2 एम्पियर। तो I3 plus I4, in place of I4 I can write 2I3, तो 2 एम्पियर। तो मतलब 3I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो I3 का वैल्यू है, I3 का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 2/3 एम्पियर। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि तो फिर I4 आपको I1 क्या मिलेगा? तो फिर सॉरी I4 क्या मिलेगा? I4 तो डबल है उससे,
तो क्या मिल जाएगा आपको 4/3 एम्पियर। सो इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। हमको यहाँ पे ऐसा पूछा गया था कि फाइंड द करंट फ्रॉम ईच एंड एवरी ब्रांच। तो हर एक रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट पास हो रहा है वो हमने फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन ऐसा है, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि वी रिक्वायर्ड टू फाइंड the potential across AB, across BC and across CD। तो A एंड B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? A एंड B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? तो आपको क्या करना है कि जो करंट उसमें आ रहा है 2 एम्पियर, उसको रेजिस्टेंस बिटवीन AB से आपको मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ पोटेंशियल इज इक्वल टू IR। तो करंट कितना आ रहा है फ्रेंड्स? करंट 2 एम्पियर है एंड रेजिस्टेंस कितना है? ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? देखो ये रहा बाजू के बाजू वाले फिगर में देखो। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? 2 ohms. 2 ohms. So finally I can say potential across the A and B will be equals to 4 volt। अब मुझे ये बताओ कि B एंड C के बारे में क्या कह सकते हैं? तो वंस अगेन I into resistance between the BC। तो करंट तो मतलब AB ब्रांच, BC ब्रांच एंड CD ब्रांच, सारे ब्रांचेस में करंट तो 2 एम्पियर ही है। अगर इफेक्टिव करंट की बात करते हैं तो लुक एट द सेकंड फिगर। तो सारे ब्रांचेस में करंट तो 2 एम्पियर ही है, बट व्हाट इज द इफेक्टिव बिटवीन द B एंड C? B एंड C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? तो 1 ही है, तो उसका 2 वोल्ट होगा। एंड पोटेंशियल अक्रॉस द CD ब्रांच, तो I into R CD। अब C एंड D के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द CD ब्रांच इज इक्वल टू 2 into 4, तो मतलब 8 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे पोटेंशियल भी हमको मिल गया। पोटेंशियल अक्रॉस द AB, अक्रॉस द BC एंड अक्रॉस द CD, हमको यहाँ पे पोटेंशियल भी मिल गया। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तो वैसे ये किर्चॉफ्स लॉ वाला नहीं था, ये किर्चॉफ्स लॉ वाला जो मैं बोल रहा था वो तो नहीं था, बट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Okay, fine. Once again, coming back to the new question. So क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो आप कर सकते हो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब मैं जो बोल रहा था वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा था एंड विच वाज गुड टू अंडरस्टैंड द किर्चॉफ्स लॉ एज वेल। किर्चॉफ्स लॉ समझने के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अब पहले क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लो। क्वेश्चन ऐसा है कि डिटरमाइन द डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है, तो आपको वो नेटवर्क का हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है। मतलब ये नेटवर्क को एनालाइज करना है, नेटवर्क को एनालाइज करना है। तो नेटवर्क के हर एक ब्रांच का मुझे करंट फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यस सर। आपको बोलो। दिख रहा है। ओके, तो करंट यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के करंट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बट आपको एग्जाम के अंदर खाली नेटवर्क देंगे। करंट कौन से ब्रांच में क्या करंट फ्लो हो रहा है वो आपको खुद डिसाइड करना है। यू विल नॉट बी गिवन द करंट, आपको खाली नेटवर्क ही देंगे। करंट कौन से डायरेक्शन में कैसा लेना है वो आपको नहीं देंगे, आपको खुद सोचना होगा।
और बाय द केस आपका मिस्टेक हो जाए सोचने का तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर अगर नेगेटिव आएगा लास्ट में तो आपको ऐसा समझना है कि हमने जो जिस डायरेक्शन में करंट को सोचा था, करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अदरवाइज द आंसर इज अ ट्रू। तो आपको कोई भी ब्रांच का करंट नहीं देंगे, वैसे यहाँ पे तो टेक्स्ट में दिया हुआ है, बट पॉसिबली के आपको ना दे, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो मैंने अभी क्या किया कि सारे करंट को निकाल दिया। अब पहले से सोचते हैं कहाँ पे कितना करंट शो करना है, वो पहले से सोचते हैं। इतना नेटवर्क आपको देगा, आपको इतना ही दिया गया होगा। तो अब हम खुद सोचेंगे। देखो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव में से बाहर निकलता है। तो ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है ना, तो वहां से मैंने अज्यूम किया कि I1 करंट बाहर निकल रहा है, और जंक्शन ए पे करंट I1 जाने के बाद उसके दो पार्ट में डिवाइड होगा। जंक्शन ए पे जाने के बाद उसके दो पार्ट में डिवाइड हो गए। मैंने यहाँ पे ऊपर की ब्रांच में I2 अज्यूम किया हुआ है, तो जंक्शन ए पे करंट आया और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया I2, और नीचे की ब्रांच में कोई मुझे बोलेगा कि मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस 4 ओम ब्रांच। चलो I1 एंटर हुआ, उसमें से I2 तो निकल गया बाहर, तो अब कितना बाहर निकलना बाकी है, कितना बाहर निकलेगा। अच्छा मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। कोई जंक्शन में 50 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, 50 एंटर हो रहा है, उसमें से कोई एक ब्रांच में से 10 एम्पियर बाहर निकल गया, तो दूसरे ब्रांच में से कितना निकलेगा? 40 40 तो 40 लाने के लिए आपने क्या किया? माइनस सब्ट्रैक्ट किया। बस 50 खत्म minus बात। 10. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? I1 minus I2. इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? चलो Yes, sir. ये समझ में आया आपको? हाँ Yes, सर। sir. तो अब ये जो 5 वोल्ट का बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की साइड है, तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो रहा है। देखो I1 I2 तो हमने उसका साइन तो दे दिया है, अब I3। अब ये जो 5 वोल्ट का पॉजिटिव में से हमने I3 निकाला बाहर। अब जंक्शन 2 के बारे में सोचो। तो जंक्शन 2 में एक ब्रांच में से I2 एंटर हो रहा है, दूसरे ब्रांच में से I3 एंटर हो रहा है, तो कितना उसमें से बाहर निकलना चाहिए? I2 plus I3. हाँ, तो जंक्शन बी में से बाहर निकलेगा कितना? तो बोले I2 प्लस I3। चलो अब आप देखो यहाँ पे जंक्शन डी को देख लो। तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी है ना, उसके पॉजिटिव में से I3 बाहर निकलता है, तो उसके नेगेटिव में I3 एंटर होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो I3 निकला बाहर, तो I3 वापस आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जंक्शन डी देख लो, तो वहां पे I1 माइनस I2 एंटर हो रहा है। अच्छा जंक्शन डी देख लो, वहां पे I1 माइनस I2 एंटर हो रहा है, उसमें से I3 बाहर निकल गया, तो अभी कितना बाहर निकलना बाकी है? I1 minus I2 minus I3. वेरी गुड, I1 माइनस I2 माइनस I3। अब जंक्शन सी को देख लो, वहां पे I2 प्लस I3 एंटर हो रहा है, और I1 माइनस I2 माइनस I3 पे एंटर हो रहा है, तो कितना वहां पे बाहर निकलेगा? I1. तो खत्म, बराबर है। हमने जो देख सोचा वो गलत नहीं है, बिकॉज ये जो ब्रांच है उसमें से I1 ही फ्लो हो रहा है। देखो तो बैटरी में से जितना करंट बाहर निकला उतना वापस आ गया, तो हमने जो सोचा है वो सही है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में जो 10 वोल्ट का बैटरी था वहां पे जितना करंट आना चाहिए था उतना ही वापस आ रहा है। तो हमने ये जो करंट के डिवीजन जो भी किए हुए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। चलो इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक समझे? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. गुड। Now applying Kirchhoff's second law for a loop A B C A। चलो ये लूप देखा आपने A B C A। देखो यहाँ पे मुझे मेरी बात सुनो, मुझे हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना है,
तो ये जो फिगर को देख के मुझे बताओ हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, मतलब क्या क्या हमको हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव? 5. अरे ब्रांचेस तो 6 है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस तो 6 ब्रांचेस है, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी बी डी, बी सी डी सी एंड बी डी, मतलब ब्रांचेस तो 6 है हमारे पास। बट मुझे कितने वैल्यूज अगर मैं फाइंड कर दूं तो मुझे हर एक ब्रांच का करंट मिल जाएगा? सर कोई एक ट्रायंगल का कर दो तो। नहीं नहीं, मुझे हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है, तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3. वैसे तो 3 हाँ I1 I2 एंड I3। I3. हाँ, ये 3 वेरिएबल है। तो अगर मुझे I1 I2 एंड I3 मिल जाए तो मुझे हर एक ब्रांच का करंट मिल जाएगा। तो टू सॉल्व द थ्री वेरिएबल्स हाउ मेनी इक्वेशन वी शुड हैव? 3 हाँ, तो इक्वेशन 1 मिलेगा मुझे, ये अप्लाइंग द किर्चॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप, ये यहाँ पे लूप में अप्लाई करते हैं। चलो, किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने का आपको पता है साइन कन्वेंशनल क्या है? इक्वल्स टू के एक साइड आप IR वाले टर्म्स लिखो, एक साइड EMF वाले टर्म्स। अगर आप करंट के साथ में हो तो IR को नेगेटिव लेना है, अगर आप करंट के अपोजिट हो तो IR को पॉजिटिव लेना है। चलो A टू B, हम करंट के साथ है या अपोजिट है? देखो तो A टू B में साथ में है, तो आपको IR का वैल्यू, मतलब यहाँ पे IR जो है वो I2 है इंटू 4 है, तो IR को नेगेटिव लेना है, I2 इंटू 4। इज दैट क्लियर टू यू? चलो B टू C, करंट के साथ है या अपोजिट है, हम देखो तो B टू C में साथ तो क्या, अरे साथ में ही है ना, हम करंट के साथ में ही है। देखो तो क्या लेंगे बोलो, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे बोलो? ये ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 plus I3. एंड इनटू I2 plus I3 हाँ, I2 प्लस I3 इनटू हो जाएगा 2। 2. चलो, अब ए बी खत्म हुआ, BC खत्म हुआ, अब ये CD ब्रांच, CA ब्रांच। वंस अगेन वी आर विद द करंट, हम करंट के साथ है, बट यहाँ पे करंट I1 है, तो करंट के साथ है, करंट I1 है एंड रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो क्या I1. 1 इंटू I1, तो 1 इंटू I1 मतलब I1। अब ये बैटरी का नेगेटिव पहले आता है, सो नेगेटिव पोल कम्स फर्स्ट, तो इक्वल्स टू के इस साइड आपको नेगेटिव लिखना है। याद करो, अगर नेगेटिव पोल पहले आता है तो नेगेटिव लिखो, अगर पॉजिटिव पोल पहले आता है बैटरी का तो पॉजिटिव लिखो, बट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन यू हैव टू पुट द EMF को आपको राइट साइड लिखना है। खत्म, ए पे वापस आ गए, मतलब बात खत्म। तो ये किर्चॉफ लॉ अप्लाई किया। अब I1 वाले एक ही टर्म है, तो माइनस I1 एज इट इज। अच्छा, सारे जो माइनस है उसको मैं प्लस कर दूं, सारे माइनस को पहले प्लस कर देते हैं, सारे माइनस को पहले प्लस कर देते हैं, इक्वल्स टू के दोनों साइड। चलो, अब I1 वाला एक ही टर्म है, मतलब I1 पहले लिखते हैं 1I1, I2 वाले है 2I2 4I2 मतलब 6I2, I3 वाला एक ही टर्म है 2I3 इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1, अभी तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव किया। चलो, अब हम ये अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द किर्चॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप, फॉर अ लूप ACDA। चलो, ACDA, हर्ष त्रिवेदी है वहां पे? हर्ष, हाँ चलो हर्ष मुझे अप्लाई कराओ यहाँ पे किर्चॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप ACDA। A टू C जाना है अभी, इक्वल्स टू के एक साइड IR वाले टर्म्स, दूसरे बाजू EMF वाले टर्म्स। चलो, मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं A से C जा रहा हूं। तो पहली बात के बैटरी का पॉजिटिव पहले आ रहा है, देखो तो बैटरी का अगर पॉजिटिव पहले आ रहा है तो इक्वल्स टू के राइट साइड क्या करूंगा मैं? पॉजिटिव 10 वोल्ट। हाँ, पॉजिटिव 10 वोल्ट मैंने कर दिया। चलो, अब इसका बैटरी का खत्म हुआ, अब रेजिस्टेंस में से हम पास हो रहे हैं, और करंट के साथ में है या अगेंस्ट में है? वी आर मूविंग फ्रॉम A टू C, तो वी आर साथ में क्या, वी आर नहीं अगेंस्ट में, सॉरी अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट में तो पॉजिटिव आएगा IR के, IR नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। अरे अगेंस्ट है, अरे पॉजिटिव क्या बोल रहा हूँ?
Positive, positive. हाँ, if we are with the current, then IR should be taken negative. If we are in against the current, IR should be taken negative. In against, IR should be taken Yes. negative. तो यहाँ पे against है तो IR पॉजिटिव लेना होगा. तो I1 हाँ. into 1, तो 1 into I1. चलो 1 into I1 हो जाएगा. चलो A to C खत्म. अब C to D. We are with the current or against the current? We are moving from C to D. We are moving Against. तो पॉजिटिव लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा. Positive. पॉजिटिव क्या लिखूं मैं, बोलो. 2I2. नहीं, यहाँ पे जो करंट है ना सीडी ब्रांच पे, I3 है. ये यहाँ पे लिखा है मैंने. हाँ. तो क्या लिखो, 2 into I1, I2, I3. I1 Minus I2 minus I3. चलो डी तक पहुंच गए. अब D2 है विद द करंट या अगेंस्ट द करंट है, कहाँ पे देखो. D2 है Against. अगेंस्ट. पॉजिटिव नेगेटिव. Positive. पॉजिटिव. कितना लिखो. 4I1 minus I2. सो इज इक्वल्स टू 10 इज इट एज इट इज. अब देखो I1 वाले कितने टर्म्स है, 1I1 2I1 4I1. तो I1 हो जाएगा 7I1. 1I1 2I1 4I1. अब I2 वाले कितने हैं, -2I2 -4I2 मतलब -6I2. चलो I2 की बात खत्म. अब I3 वाले कितने हैं, -2I3. तो -2I3 एंड इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टर्म इज अ 10. इक्वेशन नंबर 2. चलो फ्रेंड्स, अभी तो 2 इक्वेशन मिले. हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, तो સર આમાં આપણે લૂપ ADCA કેમ ના લીધું? ओके, यू विल गेट द सेम आंसर. अगर देखो, अगर आप ऐसा ले रहे हो लूप ADCA ले रहे हो, तो क्या हो गया बताए आपको, वो सेम टू सेम इक्वेशन ही आपको मिलेगा. હા, એટલે આમાં ડાયરેક્શન ઓફ કરંટ માં જશે. હા. એટલે બધામાં નેગેટિવ આવશે. So that term you will get the negative and लास्ट में इक्वल्स टू के राइट साइड भी नेगेटिव आएगा. तो सब में से नेगेटिव निकाल दो तो वापस से वही का वही इक्वेशन आ जाएगा. हाँ सर. तो मतलब आपको लूप जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इक्वेशन तो जो मिलना है वही मिलेगा. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, चलो अब और एक लूप लेना पड़ेगा बिकॉज वी शुड हैव 3 इक्वेशंस. तो अब एक और लूप लेना पड़ेगा मुझे. अब कौन सा लूप? देखो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ. अब कौन सा लूप? डीबी के बाद, हाँ डीबी मतलब DCB. BCD EMF B. ओके, B से C से D से EMF से B. इज दैट क्लियर टू यू? हाँ वो चलेगा. ओके, तो चलो B to C जाते हैं. चलो B to C विद द करंट या अगेंस्ट द करंट है, देखो तो विद द करंट है या अगेंस्ट द करंट है. With the current. विद द करंट शुड बी टेकन नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव. बट क्या है उसमें, I2 2I2 + I2 इंटू क्या होगा, इंटू 2. चलो अब C to D अगेंस्ट द करंट है या विद द करंट है? अगेन. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव. प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू. चलो B to C हो गया, C to D हो गया. अब D to B मतलब ये ब्रांच. तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. नेगेटिव पहले आया, देखो बैटरी का घूमते घूमते बैटरी का नेगेटिव आया. तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, -5. -5. अब कुछ भी नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है. तो 2 ही टर्म आएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये हो जाएगा I1 वाले एक ही टर्म है, मतलब 2I1 इज द ओनली टर्म. चलो I1 का खत्म. I2 वाले कितने टर्म्स है,
-2i2 -2i2 मतलब -4i2, i2 वाले दो टर्म थे खत्म, i3 वाले भी दो है, -2i3 -2i3 तो -4i3 इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 3। चलो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। तो पहला जो 2 इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो तो उसमें काम हो जाए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए, बिकॉज अगर फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करते हैं ना, इफ वी ऐड द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली i2 एंड i3 दोनों का मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो आप अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो तो आप देख सकते हो कि i2 एंड i3 दोनों का एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 उसको ऐड करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो फ्रेंड्स, तो i1 प्लस 7i1 तो क्या होगा 8i1। इक्वेशन 1 ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों को ऐड करो तो i1 प्लस 7i1 8i1, 6i2 माइनस 6i2 गेट कैंसल्ड, 2i3 माइनस 2i3 गेट कैंसल्ड, तो बाकी क्या बचेगा राइट साइड क्या बचेगा, अरे कुछ तो 20 तो i1 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5/4 50/8 मतलब हो जाएगा 5/2 है। 5/2 चलो i1 का वैल्यू मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे, ये जो i1 का वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से कोई एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे। i1 का वैल्यू दोनों में से कोई एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे और तीसरे इक्वेशन में भी प्लेस करेंगे। एक काम करते हैं, i1 का वैल्यू पहले इक्वेशन में प्लेस करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i1 का जो वैल्यू है वो 5/2 है, तो 5/2 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 10, तो 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 15/2। तो फ्रेंड्स 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 15/2, इक्वेशन नंबर 4। चलो अब हम ये जो i1 का वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 2 इंटू i1 का जो वैल्यू है 5/2 है, माइनस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू -5, 2 गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा -4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू -5 वापस है तो -10। सब नेगेटिव गेट पॉजिटिव, ऑल द नेगेटिव विल गेट द पॉजिटिव, और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 5। चलो अब इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6i2 माइनस 2i2 क्या हो जाएगा 4i2, 2i3 माइनस 2i3 गेट कैंसल्ड, तो बचेगा 15/2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो i2 इज इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाई 4 मतलब 5/8 हो जाएगा, तो i2 का वैल्यू 5/8 हो जाएगा। और ये i2 का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, प्लेसिंग इट इन द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में i2 का वैल्यू प्लेस करते हैं, तो 2 इंटू 5/8 प्लस 2 इंटू i3 इज इक्वल टू 5। मैंने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर i2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो अब क्या बचेगा 2i3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 4 जा, तो 5 माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा 15/4 दैट इज 2i3, तो i3 मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स 15/8 एम्पियर। तो फ्रेंड्स ये हमको i1 i2 एंड i3, i1 मिला 5/2 एम्पियर, i2 मिला 5/8 एंड i3 मिल गया 15/8।
तो फ्रेंड्स हमें I1 I2 I3 मिल गया। तो अब मुझे हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है। तो ए बी ब्रांच का करंट कितना है? तो ए बी ब्रांच में करंट I2 है, मतलब I2 तो मुझे पता है। अब ए सी ब्रांच में कितना है? तो I1 है, वो भी पता है। अब ए डी ब्रांच में कितना है? तो ए डी ब्रांच में करंट है I1 माइनस I2, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको करना है ए डी ब्रांच के लिए। सिमिलरली आप बी सी ब्रांच का करंट अगर फाइंड करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा I2 प्लस I3 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डीसी ब्रांच का सी डी ब्रांच का करंट फाइंड करना चाहते हो तो आपको I1 माइनस I2 माइनस I3 करना पड़ेगा। अगर कोई भी करंट का आंसर नेगेटिव आता है, अगर कोई भी करंट का आंसर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ऐसा है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया हुआ है सर्किट के अंदर, तो एक्चुअली करंट विल बी फ्लोइंग इन द अपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो समझना ऐसा है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया उससे करंट एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एंड लास्ट वन इज अ बीडी ब्रांच। तो बीडी ब्रांच में कौन सा करंट है? I3 करंट है। ओके, तो ये सारे ब्रांचेस के करंट हमको मिल गया। क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये सारे ब्रांचेस के करंट हम भी मिल गए यहाँ पे। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। So friends, okay, so this is the way to use the Kirchhoff's first and second law. છે ને સાંભળો, તમારી વાત સાંભળો નીચે okay. So friends, let us discuss the new theory. So I think you understood how to apply the Kirchhoff's law. तो अब हम कुछ थ्योरी यहाँ पे इसके बेस पे लेने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30, 29, 30, 31 and 30 up to 31 question we had discussed. Question number 32, very most important question that was also asked in the board examination. What is Wheatstone bridge and what is its principle? तो Wheatstone bridge क्या है? Wheatstone, so it is not a wheat and stone, it is a name of the scientist. So scientist Wheatstone has designed one special network by which we are able to find the unknown resistance. That is called the Wheatstone bridge. So the network shown in the figure, which is defined as a Wheatstone bridge. क्या मेरी आवाज, am I audible to you friends? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. So Wheatstone was the name of the scientist who had designed a special kind of network which is shown in figure. So this network is known as a Wheatstone bridge. In that network, this way, 4 branches, 4 resistors are connected in this way, and between that, at one diagonal, galvanometer is connected, and with the another diagonal, a battery is connected. 4 resistances are chosen in such a way
that the current from the galvanometer is comes out to be 0. A current from the galvanometer is comes out to be 0. This is said to be a balanced condition of the Wheatstone bridge. Friends, in the figure, which network of the Wheatstone bridge is shown. वहां पे 4 ब्रांच में 4 रेजिस्टेंस होते हैं. एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया होता है, दूसरे डायगोनल में आपको कनेक्ट करना होता है बैटरी को. तो ऐसे जो सर्किट बनता है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो 4 रेजिस्टेंस है वो ऐसे चूज किए होते हैं सो दैट the current flowing from the galvanometer is comes out to be 0, and which is said to be a balanced condition, which is said to be a balanced condition of the Wheatstone bridge. तो अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो Wheatstone bridge है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है. मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे. So right now we'll assume our Wheatstone bridge. Right now we will assume that our Wheatstone bridge is in the balanced state. So मतलब current from the galvanometer is a 0. Sir. हाँ बोलो, कुछ बताना. रीडिंग नहीं बतावा ना गैल्वेनोमीटर में. हाँ, तो वो रीडिंग नहीं बताएगा, वो 0 रीडिंग बताएगा. सही बात है सर. तो मतलब सूझे लगावाना. हाँ, वो आपको अभी मुझे खत्म करने दो थ्योरी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. थोड़ा वेट करो, आपको ये नेटवर्क का यूज क्या होता है वो सारा समझ में आ जाएगा. और ये 0 कंडीशन, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 कैसे लाना है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कैसे 0 लाना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो अभी ऐसा सोच लो, अभी ऐसा मान के चलो कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो उसका जो रीडिंग है वो 0 है. मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है. अब जो बैटरी है ना उसमें से करंट I करंट बाहर निकल रहा है और जंक्शन ए के पास पहुंचने के बाद उसमें मैंने उसको 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया, I1 एंड I2. अब देखो I1 है ना वो रेजिस्टेंस R1 में पास होके B तक पहुंचता है. अब उसको B जंक्शन में 2 ब्रांच में डिवाइड होना था. वो B जंक्शन के बाद उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड होना था, बट नहीं होगा बिकॉज ये जो IG है ना गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर करंट वो तो 0 ही है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये करंट 0 है तो ये जो I1 पूरे का पूरा कहां पे चला जाएगा, I1 पूरे का पूरा कहां पे चला जाएगा, डीसी में से जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली यहाँ पे I2 करंट आ रहा है तो यहाँ पे D तक आएगा. अब उसको भी 2 ब्रांच में डिवाइड होना था, बट ये जो बीच वाली ब्रांच है वहां पे तो करंट है ही नहीं. तो ये कंप्लीटली I2 करंट कहां से पास होगा, कंप्लीटली I2 करंट जो है वो I4 में से ही पास होगा. और वापस से यहाँ पे I1 एंड I2 कंबाइन होने के बाद वापस से I आ जाएगा. मतलब बैटरी में से जितना करंट निकला था वो वापस आ गया. तो क्या इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? यस सर. ओके, नाउ applying Kirchhoff's second law for a loop A B D A. ये लूप A B D A जो है वहां पे किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दो. A B D A पे किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दो. चलो तो A से B जाते हैं. किर्चॉफ सेकंड लॉ पता है ना, इक्वल्स टू के एक साइड IR वाले टर्म्स, दूसरे बाजू EMF वाले टर्म्स. अगर विद द करंट है तो IR नेगेटिव, अगेंस्ट द करंट है तो IR पॉजिटिव. चलो फ्रॉम A टू B विद द करंट है कि अगेंस्ट द करंट है, मुझे बताओ. बोलो विद द करंट है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? माइनस I1 R1. या तो आई शुड राइट माइनस I1 R1. चलो अब B टू D ब्रांच, तो B टू D ब्रांच में विद द करंट है तो माइनस IG
assume that the resistance of the galvanometer is a G. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, ऐसा अज्यूम करेंगे, तो माइनस IG इंटू जी। चलो ये D तक पहुंच गए। वैसे मुझे पता है कि IG का वैल्यू कितना लेना है, मुझे 0 लेना है, बट वो अभी लास्ट में प्लेस करेंगे। अब D टू A टू B हो गया, B टू D हो गया, अब D टू A अगेंस्ट द करंट है कि विद द करंट है? अगेंस्ट। हाँ, तो क्या अगेंस्ट द करंट। अरे बोल दो। I2R3। क्या लिखना चाहिए? I2R3। हाँ, तो अब मैं लिखूंगा प्लस I2R3। तो एज वी आर इन अगेंस्ट द करंट, आई शुड राइट a plus I2 I3। સર A to B પછી B to C પછી C to D પછી D to A એવું ના કરાય આખું રાઉન્ડ? हाँ लई शकाय। પણ લૂપ જ છે। हाँ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल यू गॉट द सेम थिंग। इफ यू just try that thing out at the home after completion of the lecture, you will get the same equations। तो वही का वही हो जाएगा। तो A to B, B to D, D to A। और मुझे ये बताओ कि ये जो ब्रांच है उसमें EMF कितना है? ये जो ब्रांच है उसमें कितना बैटरी है? 0 बैटरी है ही नहीं, तो इसी इक्वल्स टू 0। तो माइनस I1R1 माइनस 0, IG का वैल्यू वैसे 0 है, प्लस I2R3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि I1R1 इज इक्वल्स टू I2R3, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड हाफ पार्ट है उसमें वापस से किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई KSL फॉर द लूप ऑफ BCDB। अब ये B to C, C to D, D to B हम किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करना स्टार्ट करो। B to C माइनस I1R2 माइनस I1R2, देन C to D प्लस I2R4 प्लस I2R4, देन D to B प्लस IG प्लस IG इंटू जी। बट बैटरी कितना है यहाँ पे? ये लूप में कितना बैटरी है? 0। और IG भी 0 ही होगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो IG भी 0 ही होगा। तो मतलब ये हो जाएगा I1R2 इज इक्वल टू I2R4। So I1R2 is equals to I2R4। चलो इक्वेशन नंबर 2। Now from equation number 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, उसका रेशियो निकालो फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? R1/R2 equals to R3/R4। R1/R2 is equals to R3/R4। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है उसके द्वारा ये बहुत क्लियर है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यू नोन है, अगर 3 रेजिस्टेंस अगर नोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सो इफ वी आर हैविंग 3 नोन वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर्स, सो वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू। सो अगर 3 नोन वैल्यू है तो चौथा अननोन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाँ, ये विस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के लिए, विस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। R1/R2 मतलब ऊपर के दो ब्रांच का रेशियो अगर नीचे के 2 ब्रांच के रेशियो के इक्वल है, मतलब बैलेंस कंडीशन में ये होगा जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा, विच इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ द विटस्टोन ब्रिज। When there is no current from the middle branch, it is said to be a balanced condition of the Wheatstone bridge, and in that condition the ratio of the resistance on the upper branch is equals to the ratio of the resistance in the below branches। तो R1/R2 is equals to R3/R4 होगा कब? जब Wheatstone bridge बैलेंस कंडीशन में होगा। तो ये जो इक्वेशन है वो कब काम आएगा? तो अगर हमारे पास 3 वैल्यू नोन है,
3 values are known to us, so we can find the unknown resistance. तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम उसको बैलेंस कंडीशन में अगर ले आते हैं, उसको बैलेंस कंडीशन में ले आते हैं, तो हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं. वाइस वर्सा इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा है, अगर ऊपर के दो रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के दो रेजिस्टेंस के रेशियो की जितना हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में आ जाएगा. उसके मिडिल ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होगा. अगर ऊपर के दो रेजिस्टेंस का रेशियो एंड नीचे के दो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होगा और उसके मिडिल ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. वाइस वर्सा दोनों सही है. સર સેમ કેપેસિટર માટે પણ એપ્લિકેબલ The છે ને? same JW thing માં is I2. applicable. Yeah. The same thing is applicable for the capacitors as well. कैपेसिटर्स के लिए भी ये फंडामेंटल अप्लाइड है. अब अगर ऊपर के दो ब्रांच का रेशियो एंड नीचे के दो ब्रांच का रेशियो अगर सेम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में आ जाएगा. मतलब उसके मिडिल ब्रांच में से करंट पास नहीं होगा. एंड इलेक्ट्रिसिटी में जिस ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में जिस ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है, उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं. बिकॉज अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है सर्किट में. तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, तो ये जो मिडिल ब्रांच है उसको हम निकाल सकते हैं. उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, बिकॉज वहां पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. तो इसके बेस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन फ्रेंड्स. उसमें मैं आपको अलग अलग इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के 15 या 16 केसेस आपको सिखाऊंगा. आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दैट केसेस you will be able to solve any question of the effective resistance or effective capacitance. मैं आज नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें मैं अलग अलग तरीके के इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिखाऊंगा. ऑलमोस्ट 15 different cases we are going to discuss. After completion of that cases, you will be able to solve any kind of question corresponding to the effective resistance and effective capacitance. आप वो कर पाओगे. तो अब ये आपको क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, मतलब मिडिल ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है, तो ऊपर के दो रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू नीचे के दो रेजिस्टेंस के रेशियो. और वाइसे वर्सा, अगर ऊपर के दो रेजिस्टेंस का रेशियो एंड नीचे के दो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो रहा है, तो वो बैलेंस स्टेट में होगा. बट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी अचीव द बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. हम लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये बैलेंस स्टेट हमको कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा. तो वही तो नेक्स्ट थ्योरी है. सो नेक्स्ट थ्योरी इज द लास्ट थ्योरी ऑफ द टुडेस लेक्चर. जो नेक्स्ट थ्योरी है वो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज. So friends, meter bridge is used. Meter bridge is work on the principle of the Wheatstone bridge. मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के काम करता है. तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर 32 मैंने एक्सप्लेन किया. अब क्वेश्चन नंबर 35, explain the construction of a meter bridge and explain how value of the unknown resistance can be obtained by using it. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे फिगर देखो, मीटर ब्रिज का एक फिगर दिया हुआ है. ओके, तो मैं आपको इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं. चलो व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं पूरा एक्सप्लेन थ्योरी अलग से कर रहा हूं. ओके, मीटर ब्रिज का थ्योरी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो मीटर ब्रिज के अंदर
ये 2 गैप होता है, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा होता है मीटर ब्रिज के अंदर, ये सब मेटालिक है, ये पूरा जो अभी आपको दिख रहा है वो सब मेटल है, प्योर मेटल। और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टिव वायर होता है। ये वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, इसी वजह से इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। एक रेजिस्टिव वायर होता है जिसका लेंथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ये कोई एलॉयस का वायर है, और ये गैप नंबर 1 में कोई अननोन रेजिस्टेंस है। ये R1 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वो मुझे फाइंड करना है। और ये दूसरा गैप जो होता है, ये जो दूसरा गैप है उसमें नोन वैल्यू हमको जो पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम उसको वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ये R2 जो है वो नोन है, और ये जो R1 है ना वो अननोन है। मुझे R1 फाइंड करना है। अब ये जो नेटवर्क है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे रियोस्टेट का भी कभी कभी यूज हो सकता है, सो दैट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट। रियोस्टेट को एडजस्ट करने से द्वारा करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, वहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना होता है। और हमारे पास एक जॉइंट की होती है, वो पेन जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसको आप ये वायर के ऊपर घुमा सकते हो। इसको वायर के ऊपर आप घुमा सकते हो, तो आपको वो जॉकी का मतलब ये पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको घुमा के उस जगह पे लाना है जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाए, वो पॉइंट पे लाना है। तो उसका वो जो पॉइंट है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ जाता है तो उसको नल पॉइंट बोलते हैं। अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब अगर ये ए एंड सी के बीच में लेंथ L1 है, तो B एंड C के बीच में जो लेंथ L2 है, तो कैन आई से L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1, बिकॉज ये जो पूरा लेंथ जो वायर का है वो 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? एम आई ऑडिएबल टू यू? यस सर। चलो यहाँ तक समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, और एक साइड बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4, एक गैल्वेनोमीटर बीच में, और बाजू में एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, तो अज्यूम करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस RP है, इसका रेजिस्टेंस RQ है। अज्यूम करते हैं कि ये RP है, ये RQ है। तो फ्रेंड्स, एज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन द बैलेंस कंडीशन, कैन आई से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RP अपॉन RQ। ऊपर के का रेशियो याद है ना आपको? बैलेंस स्टेट में ऊपर के 2 रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू नीचे के 2 रेजिस्टेंस का रेशियो। तो कैन आई से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RP अपॉन RQ। इज इट क्लियर? यस सर। बट फ्रेंड्स ये देखो, आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ।
एक्चुअली हाँ सर, એટલે ચોકી વડે સ્લાઇડ કરવામાં આવે. तो यहाँ पे नल पॉइंट मिला मुझे, जॉकी के द्वारा स्लाइड करके मुझे यहाँ पे नल पॉइंट मिला. बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ पे ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्रॉस सेक्शन के हाँ सर. डिपेंडेंट है. बट दोनों साइड क्रॉस सेक्शन तो सेम वायर है, सेम वायर तो दोनों का क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा. तो आई कैन से आर पी प्रोपोर्शनल टू L1 एंड आर क्यू प्रोपोर्शनल टू L2. तो अब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर क्यू. बट आर पी अपॉन आर क्यू के बदले में क्या लिख सकता हूँ, L1 अपॉन L2. बट इन प्लेस ऑफ L2 आई कैन राइट 100 माइनस L1. 100 माइनस L1. तो R1 को सब जगह इक्वेशन बना दो. तो जस्ट दैट्स इट. तो लेबोरेटरी के अंदर इस हिसाब ये इक्वेशन अप्लाई करके आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. लेबोरेटरी के अंदर ये इक्वेशन को अप्लाई करके आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो. R2 नोन है. एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मीटर ब्रिज के नीचे एक स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है. तो ये स्केल वहां पे पड़ा ही होता है. तो वो स्केल के द्वारा आपको L1 मिल जाएगा. आपको R2 पता है, L1 पता है, तो आपको R1 मिल जाएगा. तो L1 पता है, R2 पता है, तो आपको R1 मिल जाएगा. સર ખબર કીધા પડે કે આપણને નલ પોઈન્ટ મળી ગયો. वो गैलोरोमीटर का रीडिंग 0 होगा ना भैया, ઓકે इसी वजह से तो गैलोरोमीटर कनेक्ट किया हुआ है. तो गैलोरोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. तो जब उसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वहां के नल पॉइंट आ गया है. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. तो गैलोरोमीटर रखने का रीजन ही वही है कि हमको पता चले कि वहां पे करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है. So by doing this experiment, we are able to find the unknown resistance, and this structure, this device is known as a meter bridge. तो कोई अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो अब आपका कल मेरा लेक्चर भी है और संडे को आपका एग्जाम है. फ्रेंड्स मैंने ये मटेरियल सारे आपको प्रोवाइड कर दिया है अभी. तो संडे के एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं मैं कौन से टॉपिक से पूछूंगा. तो आपको मैं यहां से पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 से, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 से. ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके आज का लेक्चर जब मैंने खत्म किया वहां तक मैंने वो सारे टॉपिक में लूंगा. न्यूमेरिकल सारे, न्यूमेरिकल सब, बट थ्योरी क्वेश्चन 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक, 17 से लेके 34 तक, क्वेश्चन नंबर 33 तक, 17 to 33. तो थ्योरी विल बी फ्रॉम दैट एंड न्यूमेरिकल सारे जितने भी कराया है वो सारे. तो थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम 17 to 33. ओके. तो फ्रेंड्स थ्योरी क्वेश्चन जो है वो 2017 से लेके क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? एग्जाम्स यस सर. क्वेश्चन 17 to 33 थ्योरी एंड न्यूमेरिकल सारे जितने भी कराए हैं. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. डोंट मिस द एग्जाम, डोंट मिस द लेक्चर. ये चैप्टर बहुत ही काम का है और इस चैप्टर के फंडामेंटल बहुत सारे चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कल वापस से हम मिलते हैं इसी टाइम पे और संडे आपका एग्जाम रहेगा, संडे को पेपर मिल जाएगा आपको. आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, अगर फीस बाकी है तो फीस अभी आपको पे करना है कंपल्सरीली. तो प्लीज पे द फीस.
आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।